हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई के अंदर। दूसरा, आप सभी को बता देता हूँ कि चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन मिल चुकी है। जल्द ही आपके रिजल्ट्स जारी होना शुरू हो जाएंगे और नई वैकेंसियों की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत में आप लग जाइए और बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि ये साल जो है आपके लिए सुनहरा साल है। बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने आएगी, सीईटी एग्ज़ाम्स आपके सामने है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे और अपनी स्टडी में आप बिल्कुल एकदम से अच्छे से लग जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का ये जो पेपर है आपका आरपीएससी का पेपर है। आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लिया गया था, लेकिन इस पेपर में ना बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे गए थे। इतने टफ लेवल के सवाल और इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, वाकई में आपको क्वेश्चन देखने में लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो एक बेहतरीन लेवल का पेपर है। तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें। नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। केवल राजस्थान जीके देखेंगे, इसमें इंडिया भी आपका पूछा गया था, तो इंडिया के सवाल मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ। केवल राजस्थान जीके के जो सवाल है वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। शायद 34वें क्वेश्चन से आपका स्टार्ट है। तो सीधे ही अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये 34 आ गया, यहाँ तक नहीं है, नहीं यहाँ से स्टार्ट है। 37 भी नहीं, 38वां क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो देखते हैं 38। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम सुव्यवस्थित है? अब देखो, ये जो सवाल है ना, बेहतरीन सवाल है। इसको नए बच्चे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको अगर एलिमिनेट करना नहीं आता ऑप्शन को, तो ये सवाल आपका नहीं हो सकता। देखो, भरतपुर, गंगानगर तो रेगिस्तान, इससे ज़्यादा तो जयपुर में बरसात होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। फिर मैं बात कर लेता हूँ उदयपुर, बीकानेर, पाली और जैसलमेर। ठीक है, तो ये पाली बीकानेर से पहला आना चाहिए था, क्योंकि अगर आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे तो उसमें BWHW के अंदर शामिल है आपका बीकानेर, यानी कम बरसात होती है। दूसरा, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर और गंगानगर। जोधपुर फिर रेगिस्तान का आ गया, जयपुर फिर इसमें ज़्यादा बरसात होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दूसरा, तीसरा, पहला भी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान में वर्षा के बारे में कुछ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। कुछ बच्चों के जैसे एक कंप्लेन थी कि वॉइस कम आ रही है, तो बिल्कुल आप चिंतित ना होइए, वॉइस मैंने बढ़ा दी है और बेहतरीन आवाज़ मेरी आपको मिलने वाली है। बिल्कुल यही आवाज़ आपके एग्जाम हॉल में गूंजने वाली भी कान में, कि सर ने ये बताया था। सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो 57.51 होती है। ठीक है, औसत वर्षा कितनी होती है? 57.51। ठीक है, और अब देखो, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर करूंगा। बेहतरीन फैक्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात तो आप सभी को पता है, कॉमन सवाल है, आप सभी जानते हो, झालावाड़ जिले के अंदर होती है। और सबसे कम बरसात ये भी आप सभी को पता है कि जैसलमेर के अंदर होती है। क्या होती है? जैसलमेर में। यहाँ तक तो आपका क्लियर है। अब देखो, नया फैक्ट मैं बताता हूँ। नया फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो कि बेहतरीन है, और ऐसे सवाल ही आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर टफ लेवल का सवाल पूछेगा तो वो इस तरह से पूछेगा कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में औसत वर्षा बतानी है आपको। तो देखो, मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले पूर्वी राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। यानी अरावली के आपके जो पूर्व के अंदर है वो पूर्वी राजस्थान हो गया, अरावली के जो पश्चिम है वो पश्चिमी राजस्थान हो गया। तो पूर्वी राजस्थान में जो बरसात होती है वो 64.9 सेंटीमीटर होती है। जबकि मैं बात कर लूँ पश्चिमी राजस्थान में जो ऑल ओवर औसत बरसात होती है वो होती है 32.7। कितनी होती है? 32.7। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, आपके एग्जाम्स में, नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले में कभी ना कभी पूछा जाएगा। इसको जरूर याद करना। अगर नोट्स तैयार कर रहे हो तो अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लेना। क्लियर है? इसके बाद में बात कर लेता हूँ। तो देखो, राजस्थान के अंदर जो बरसात होती है एक तो आपके बंगाल की खाड़ी से होती है, बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। दूसरी जो होती है वो अरब सागर के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान को लगभग 90% बरसात प्राप्त होती है, जबकि अरब सागर का जो मानसून है उससे लगभग आपको 10% बरसात मिलती है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं ना, एलिमिनेट करना है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, इसलिए एलिमिनेट करने का तरीका जरूर समझा।
क्वेश्चन अगला है आपका कि पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मैनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, झालावाड़। तो ये बिल्कुल मैनार गांव जो पड़ता है आपके ये उदयपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, उदयपुर को माउंटेन एंड फाउंटेन के शहर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और उदयपुर का जो आपका मैप है ना वो ऑस्ट्रेलिया के मैप के समान है, यानी उदयपुर का जो नक्शा है वो कैसा है? ऑस्ट्रेलिया के समान है, जो कि आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? जाखम, नर्मदा, रावी और व्यास और पार्वती। तो इस सवाल में बेहतरीन फैक्ट बताने वाला हूं। पहले अपन चर्चा कर लेंगे इस सवाल के उत्तर की। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यास और रावी, यानी रावी और व्यास से आपको सिद्धमुख परियोजना जो है उससे इन दोनों नदियों से पानी आपको मिलता है। अब मैं सिद्धमुख परियोजना के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, बिल्कुल आपको याद भी रखना है। देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना कि अब सिद्धमुख परियोजना का जो नाम बदलकर क्या हो गया? इसका नाम हो गया राजीव गांधी नौहर परियोजना। क्या हो गया? राजीव गांधी नौहर परियोजना। ठीक है, याद रह जाएगा, बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो, मैं इसके शिलान्यास की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो इसका शिलान्यास जो है राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा। 5 अक्टूबर 1989 को। कब किया गया था भाई? 5 अक्टूबर 1989 को इसका शिलान्यास हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इससे जो बेनिफिट मिलता है, जो पानी मिलता है वो हनुमानगढ़ और चूरू को मिलता है बस। कौन से? राजस्थान के 2 जिलों को ही मिलता है। एक तो आपका हनुमानगढ़ हो गया, दूसरा चूरू हो गया। हनुमानगढ़ की बात कर लूँ तो 24 गांवों को पानी मिलता है, और चूरू की बात कर लूँ तो चूरू के 14 गांवों को पानी मिलता है। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ कि इसका लोकार्पण कब हुआ था। इसका जो लोकार्पण हुआ ना आपका, वो हुआ था 12 जुलाई 2002 को हुआ था। किसने किया था? श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल मुझे पता है कि पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? तो क्लास को शेयर जरूर करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। नए हो तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करूंगा, निसंदेह चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी रॉक फास्फेट की प्रसिद्ध खान है? जामरकोटरा, नेटकिनेरी, सालुम्बुर और बिदासर। तो आप सभी को पता है कि रॉक फास्फेट जो होता है वो जामरकोटड़ा में होता है। क्या होता है? जामरकोटड़ा में। अब रॉक फास्फेट क्या होता है? रॉक फास्फेट काफी लोगों ने सुना है, रॉक फास्फेट रट तो लिया, लेकिन होता क्या? ये एक तरह का पत्थर होता है। क्या होता है? एक तरह का पत्थर होता है, आपको याद रखना। ठीक है, जिसके अंदर 22% फास्फोरस पाया जाता है। कितना? 22% फास्फोरस होता है, एक तरह का ये पत्थर होता है। अब मैं बता देता हूँ इसके उपयोग के बारे में, जो कि आपको जानना जरूरी, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी याद रखना। जैसे खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, लवणीय जो भूमि होती है ना उसको सुधारने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रशासन, यानी जो महिलाएं मेकअप शेकअप करती है उसमें भी आपका रॉक फास्फेट काम आता है। इसके अलावा जंग रोधी लेप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ रॉक फास्फेट। राजस्थान पूरे देश का 56% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है। कितना? 56। पूरे देश का 56% जो रॉक फास्फेट है वो राजस्थान में। क्लियर है? अब इसके अलावा मैं बता देता हूँ रॉक फास्फेट के प्रमुख स्थल, जहाँ स्थान रॉक फास्फेट आपका होता है। सबसे बड़ा भंडार उदयपुर में। कहाँ है? आपके उदयपुर के अंदर है। आपको याद, उदयपुर में एक तो हो गया आपका जामरकोटड़ा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। एक हो गया आपका नीमच माता। कौन सी माता? नीमच माता। और एक आ गया आपका बेलगढ़। कौन सा गढ़? बेलगढ़। एक हो गया आपका कानपुरा, एक हो गया आपका सिसारमा और एक आ गया भिंडर। ठीक है, इन 6 जगहों में आपके रॉक फास्फेट पाया जाता है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, जामरकोटड़ा, नीमच माता, बेलगढ़, कानपुरा, सिसारमा, भिंडर। और ये रॉक फास्फेट उदयपुर में तो सर्वाधिक भंडार है। इसके अलावा सीकर में भी होता है। तो सीकर में एक जगह का नाम है कानपुरा। ठीक है, एक कानपुरा आपके उदयपुर में, एक कानपुरा आपके सीकर में, दोनों में रॉक फास्फेट पाया जाता है। जैसलमेर की बात कर लूँ तो जैसलमेर के बिरमानिया और लाठी सीरीज में रॉक फास्फेट पाया जाता है। और बांसवाड़ा की बात कर लूँ तो बांसवाड़ा का सालोपत। कौन सा पत? सालोपत। यहाँ भी आपका रॉक फास्फेट पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर और नगर थे? देखो कितना हार्ड सवाल है। जिसने बेहतरीन लेवल की तैयारी करी होगी ना वही कर पाएगा। बाकी तो मैं कहता हूँ 99.99 बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। और ये सवाल भी आपकी नज़रों में हो सकता है फर्स्ट टाइम आयो।
राजस्थान में ऐसे 30 जिले हैं। कितने जिले ऐसे, सॉरी जिले नहीं, सॉरी मैंने जिले बोल दिया, नगर है, नगर या शहर बोलो, नगर या शहर 30 ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस से रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है। ऐसे ही सवाल मेरिट तय करते हैं, इसीलिए ऐसे सवालों को आप एग्जाम में ज़रूर अच्छे से सही किया करो। अगला क्वेश्चन फिर राजस्थान जी के खत्म हो गया आपकी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, राजस्थान जी के स्टार्ट करता हूँ वापस से आपका। लेकिन इस पेपर में जो सवाल पूछे गए ना, वाकई में बेहतरीन लेवल के सवाल पूछे गए थे। ऐसे ही जो बड़े एग्जाम्स आपके होते हैं ना, उन्हीं में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। यहाँ से स्टार्ट है आपका, ये आपकी हिंदी हो गई, थोड़ा सा इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद ये आपका आ गया, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है, 123वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी के चौहानों का प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? इसका उत्तर आपको बताना। तो बता देते हैं, सी कोई हार्ड बात नहीं, आप सभी को पता है। चौहानों का प्रारंभिक जो इतिहास मिलता है वो बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। किस में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। आज बिजोलिया शिलालेख की ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगा मैं जो आपने फर्स्ट टाइम सुनी हो, इसलिए कहता हूँ चैनल के साथ जुड़िए, और चैनल को बस आपको क्या करना है, ये जो वीडियो इसको शेयर ज़रूर करें, बस ये सारी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। अब देखो, बिजोलिया शिलालेख जो है आपका, ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये 1170 ईस्वी का है, सोमेश्वर चौहान के काल का है, ठीक है। इसके जो निर्माण करता थे वो कौन थे? लोलाक थे। वे कौन थे? श्रावण लोलाक। और इसके प्रशस्तिकार जो थे ना, वो थे गुणभद्र। कौन थे? गुणभद्र। गुणभद्र इसके क्या थे? प्रशस्तिकार थे, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इसमें अजमेर और सांभर के चौहानों को वर्णन मिलता है। इसी में ये लिखा हुआ कि चौहानों का जो आदि पुरुष है ना, वो वासुदेव है। कौन है? वासुदेव। और वासुदेव ने ही 551 ईस्वी के अंदर सांबर झील का निर्माण भी करवाया था, ये आपको याद रखना। इसके अलावा आपको कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी ये आप मिलते हैं, जैसे जालोर को कहा जाता है जबालीपुर। क्या कहा गया है शिलालेख में? जबालीपुर, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। नाडोल को इसमें नड्डुल कहा भी, क्या कहा? नड्डुल, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। शाकम और सांबर को शाकंभरी के नाम से कहा है, ठीक है। दिल्ली को दिल्लिका कहा है, और बीनमाल को श्रीमाल कहा है, और मांडलगढ़ को मंडलकर, क्या कहा है? मांडलगढ़ को मंडलकर, और बिजोलिया को विंध्यवल्ली कहा है, और नागदा को नागद कहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, ये है डोली। क्या है भाई? डोली, ठीक है। डोली चाय वाले पे मत चले जाना, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ डोली की। डोली क्या होता था? तो इस अभिलेख के अंदर बताया गया कि डोली जो है ना, उस समय जो भूमि पे अनुदान दिया जाता था उसे डोली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डोली, ठीक है, ये आपको याद रखना। दूसरा देखो, इसमें उपरमाल का प्राचीन नाम की भी बात करी, उपरमाल का जो पठार है उसके प्राचीन नाम की भी बात करी, पूछा जा सकता है। क्या है? उत्तमाद्री। क्या है भाई? उत्तमाद्री, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, तो इसमें एक नदी का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी नदी है? कुटीला नदी। कौन सी नदी है? कुटीला नदी का उल्लेख भी आपको बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं अपन। मध्यकालीन मारवाड़ के में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था, ये आपको बताना है। तो 124 की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो 124 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो था प्रधान। कौन था भाई? प्रधान। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 125वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और इन युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार आपको जमाना है। तो देखो मैं बात कर लेता हूँ, गिंगोली का युद्ध आपका कब हुआ था? तो गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में, ठीक है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। मथिरे की राड 1544 में हुई थी। मथिरे की राड। दत्तानी के युद्ध की बात कर लूँ तो 1583 में हुआ था। अब देखो सही क्रम, मतलब इसमें ना आपको कैसे क्रम में सेट करना कि सबसे पहले ऑप्शन देखो कि कौन सा दे रखा। 1 नंबर दे रखा गिंगोली, उसके बाद आपका 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 देखोगे आप, सबसे पहला आपका 1807 वाला, फिर आपका 1583 यानी दत्तानी वाला, फिर आपका 1544 में हुआ था मथिरे की राड, फिर आपका सारंगपुर का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें जो सबसे बाद में हुआ उसको सबसे पहले लिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 126वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था? तो 126 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे। ये तो बहुत आसान सवाल है, लगभग आप सभी साथियों को पता होगा। तो राज सिंह जो है ना, राज सिंह का जो कार्यकाल था
वो मैं आपको बता देता हूँ 1652 से लेकर 1680 तक था। कब था भाई? 1652 से लेकर 1680 तक था, बिल्कुल आपको याद रखना है। लाटा और लाटाई क्या था? 127, जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा गया। उस समय ये भू राजस्व व्यवस्था होती थी जिसमें भुगतान फसलों के रूप में होता था, उसे लाटा या लाटाई कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी? तो 128 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल बरेली की जेल में आपके प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी। मात्र 24 साल की आयु के अंदर प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हो गई थी, आपको बिल्कुल याद रखना है। अब ये आपका थोड़ा सा इंडिया लेवल का सवाल आ गया, फिर भी इसका उत्तर मैं आपको बता ही देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड पुरस्कार विरोध स्वरूप लुटाया था, किसके विरोध में लुटाया था? तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ठीक है, अब वापस राजस्थान जी के पास आते। ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, मजा आ गया इस सवाल को देखते मुझे तो। कि स्वतंत्र सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित है? मैं कह सकता हूँ कि 100% किसी बच्चे को पता नहीं होगा। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया था। ऐसे सवाल होते हैं ना जो मेरिट बनाने वाले होते हैं। अगर ये सवाल जो स्टूडेंट्स है वो एग्जाम में सही करके आ जाता है तो पक्का सिलेक्शन है उनका। तो 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिरोही प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? सिरोही प्रजामंडल से इनका संबंध था, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो सिरोही प्रजामंडल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेना। देखो सिरोही प्रजामंडल जो है आपका, इसकी जो स्थापना हुई थी 1939 में हुई। कब हुई? 1939 के अंदर। दूसरा देखना, इसमें जो और साथी थे वो भी याद रखना, बाई चांस आपको पूछ ले कभी। तो एक तो थे आपके गीसालाल चौधरी। कौन से चौधरी? गीसालाल चौधरी, गीसालाल चौधरी। ठीक है, याद रह जाएगा। दूसरा थे आपके रामेश्वर दयाल अग्रवाल। एक थे आपके बेलराज। कौन थे भाई? बेलराज। एक थे आपके पूनम चंद। ठीक है, एक तो में हो गया आपके धर्मचंद सुराणा, गीसालाल, और फिर मैंने आपको बताया था रामेश्वर दयाल अग्रवाल, फिर बेलराज और पूनम चंद। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने, वापस से एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 131वां क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं अच्छे से अपन। सुमेलित कीजिए, एक तरफ समाचार पत्र एक तरफ संपादक है, तो इसको अपन सुमेलित कर लेते हैं। इसमें से देखो आगे बाण के जो है वो है आपके जयनारायण व्यास, राजस्थान समाचार समृद्धदान। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो राजस्थान पत्रिका और सर्वहित। इसमें देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो अपन ऑप्शन देख के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन को अच्छे से देखोगे आप तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। 131वां क्वेश्चन है आपका, 131वां क्वेश्चन है। देखो राजस्थान पत्रिका के राम प्रसाद शर्मा हो जाएंगे, राजस्थान समाचार के समृद्धदान हो जाएंगे, सर्वहित के आपके हो जाएंगे बक्सी लक्ष्मण सिंह, और आगे बाण के जयनारायण व्यास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 131 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल था? तो प्रभुदयाल भी था और आर के सिद्धावा भी था। ठीक है, अभय सिंह ने था ऑप्शन नंबर 2 वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा बेहतरीन सवाल ये सवाल। एक किला इसमें जो मैंने पहली बार सुना, बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घुघोर का किला ये कहाँ पड़ता है? बारां में। तीमनगढ़ का किला करौली, बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर में, और सुनेरी कोठी टोंक में। तो इसका जो राइट आंसर है ना, मैं आपको बता देता हूँ वैसे राइट आंसर कौन सा होने वाला है। इसका राइट आंसर होने वाला बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर। नहीं, ये उदयपुर में नहीं है सर, कहाँ है ये भी बता दो, हमें तो पता भी नहीं है। तो सुन लो, ये है आपका डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। क्लियर है? और ये घुघोर का किला जो है ना, ये बारां में पड़ता है। आपका कहाँ पड़ता है? बारां में पड़ता है, छबड़ा के नजदीक। ठीक है, सुनेरी कोठी टोंक में जानते हो, तीमनगढ़ का किला क्लोरी में, करौली के अंदर पड़ता है। अब देखो इसके अलावा मैं और मंदिर बता देता हूँ जो बोरेश्वर महादेव के निकट ही बने हुए। एक तो आपका बोरेश्वर के अलावा है गोरेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? गोरेश्वर महादेव। इसके अलावा एक है आपका भुवनेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? भुवनेश्वर महादेव। ठीक है, एक तो हो गया आपका जो सवाल में दिया बोरेश्वर, दूसरा हो गया आपका कौन सा हो गया? गोरेश्वर, तीसरा हो गया आपका भुवनेश्वर। कौन सा हो गया? भुवनेश्वर। और एक और बचा हुआ आपका जो उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ वो है आपका सालेश्वर। कौन सा है? सालेश्वर महादेव। अब मैं बात कर लेता हूँ ये बोरेश्वर महादेव का जो मंदिर का बना हुआ था, डूंगरपुर के आसपुर ब्लॉक के गणेशपुर देवला गांव में बना हुआ। भाई कहाँ बना हुआ?
आसपुर ब्लॉक के गणेशपुर देवला गांव के अंदर बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। 134वां क्वेश्चन है, चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो ये आपके बिल्कुल बीकानेर के थे। कहा कहते हैं बीकानेर। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की रचना प्राप्त होती है, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, निवाड़ी, निम्माड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा भाई? मेवाती। ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 135 का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक घन वाद्य यंत्र है? तो 136 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टंकोरा जो है ना, टंकोरा, ये आपका घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 137 की अगर मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भवई नर्तक था? दयाराम, मनोहरलाल, मिश्रीलाल, रामलाल। तो 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दयाराम। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा सातरवाड़ा। ये सातरवाड़ा जो है ना, ये मृत्यु की एक रस्म है, ये आपकी विवाह की रस्म नहीं है। ठीक है, सामला ये आपकी हो गई विवाह की, बाण ये भी विवाह का हो गया, मुगदना ये भी विवाह का हो गया। ठीक है, ये मुगदना आपके ग्राम सेवक में पूछा हुआ सवाल है भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको भी देख लेना आप। अगला क्वेश्चन, रिखिया नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो रिखिया नेजा का आप सभी को पता है, पीरों के पीर रामदेव जी से इसका संबंध है। रिखिया किसे कहते हैं? तो मेघवाल जाति के जो रामदेव जी के भक्त है ना, उन्हें रिखिया कहते थे। नेजा किसे कहते? तो रामदेव जी का जो झंडा है जिसमें 5 रंग है, पंचरंगी जो ध्वजा है, उसे नेजा के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जी का प्रमुख मंदिर आप सभी को पता है, रुणेचा जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? रुणेचा जैसलमेर के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नथमल की हवेली जोधपुर, फलवर्दिका देवी मंदिर माउंट आबू, चंद्र महल जयपुर, मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़। तो 140 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र महल जयपुर, ये आपका सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 3, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने करी थी? ये भी बेहतरीन सवाल है भाई साहब, मैंने तो पहली बार देखा। ऐसे बहुत सारे सवाल इस पेपर में बने जो कि बेहतर एक अच्छे लेवल के सवाल है। तो इसकी जो स्थापना करी थी वो जिन विजय मुनि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जिन विजय मुनि के द्वारा इसकी स्थापना आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अप्रैल 1944 यानी अप्रैल 1944 ईस्वी में नीम का थाना में आयोजित मीणों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो 142 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुनि मगन सागर ने करी थी। किसने करी थी? मुनि मगन सागर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के पेपर में बस इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन आज के पेपर में क्वेश्चन बड़े जबरदस्त पूछे गए थे। तो जल्द ही देखो मैं आपके लिए इंडिया की सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ, इंडिया जी के। इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी भी मैं आपको जल्द उपलब्ध कराऊंगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें कि अब की बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। देखो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। अभी से आपका टाइम टेबल और शेड्यूल कर लो, रोज के 8 से 10 घंटे आप पर डे पढ़ो। मैं कह सकता हूँ कि कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, कितनी ताकत लगा ले। अगर आप मेहनत करोगे तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला मेहनत को जाया नहीं करता, तो इसी तरह से आपकी मेहनत भी जाया नहीं होगी। अगर सिलेक्शन लेना तो स्मार्ट तरीके से रोज के 8 से 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। अब बहुत सारी वैकेंसी आज आपके सामने आने वाली है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ शेड्यूल बनाओ और अच्छे से तैयारी करो। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।